हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। तो आज हम हमारा 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है या ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, जो कि चैप्टर 10 है। ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड का ये जो एचएससी का टॉपिक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंटली मैं आपको क्यों इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिकॉज इसमें ना आपके दो पार्ट्स डिवाइडेड है। सच एज एक इम्यून सिस्टम का पार्ट स्टार्टिंग में डिवाइडेड है, जिसमें आपको इननेट, एक्वायर्ड और आपको कुछ एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के बारे में। आगे के पार्ट की बात करें तो आपको कुछ डिजीज़ के बारे में है, जिसमें मेन आपको जानना होता है कि डिजीज़ के आपके वेक्टर कौन है, उसका सिम्टम्स क्या होगा वो डिजीज़ का, उसका प्रिवेंशन कैसे है, उसकी कंट्रोल कैसे है, या उसका बोल सकते हैं हमारा पॉजिटिव एजेंट कौन है। ठीक है। तो इसी को मैंने एक टेबल फॉर्म में बनाया है। बेसिकली यही टेबल को आप प्रिपेयर करके जाइए, आपका डिजीज़ का पार्ट इजीली आ जाएगा। इवन बोर्ड एग्जाम में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिजीज से ही किया गया है कि राइट अबाउट द मलेरियल डिजीज विद इट्स सिम्टम एंड इट्स प्रिवेंशन और इट्स ट्रीटमेंट और इट्स पॉजिटिव एजेंट। ठीक है। तो ये बेसिकली इजी सा टॉपिक है, जिसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके लिए सबसे पहले डिजीज़ को लेके। इसमें सबसे पहले डिजीज़ के बारे में आपको नाम दिया है मलेरिया के ऊपर। ठीक है। मलेरिया बेसिकली देखते हैं कैसे होता है। मलेरिया के अंदर सबसे पहला जो आपको बोल सकते हैं अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स, उसमें सबसे पहला कौन है, प्रोटिस्ट है। ठीक है। ये आपका एक पॉजिटिव एजेंट है। पॉजिटिव एजेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो जाके आपको ये डिजीज कॉज करेगा। मलेरिया है तो मलेरिया किस बैक्टीरिया या किस माइक्रोब की वजह से कॉज होता है, उसका नाम है। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करें तो इंपॉर्टेंटली कौन सी स्पीशीज आ रही है इसके अंदर है प्लाज्मोडियम की कुछ स्पीशीज, जो कि क्या करती है, मलेरिया कॉज करती है। तो इसमें नाम दिया आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेले और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये आपको कुछ पॉजिटिव एजेंट्स के नाम दिए। बेसिकली पॉजिटिव एजेंट को लेके ट्रैवल कौन करता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म खुद तो उड़ के कहीं जाएगा नहीं, तो इसके लिए एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर बेसिकली एक टाइप का क्या हो जाएगा आपके इसमें, व्हीकल के तौर पे। ये वेक्टर होते हैं कुछ मॉस्किटो, और मॉस्किटो का नाम क्या है, एनाफोलिस। ठीक है, एनाफोलिस नाम है इनका, जो कि कैसी होती है, फीमेल मॉस्किटो होती है। ओके, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो क्या करने वाले इसके अंदर, इस प्रोटिस्ट को कैरी करते हैं और ह्यूमन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। आपको पता है मॉस्किटो बाइट क्या करेगा, बाइट करके आपको क्या करता है, सब चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होने कैसे वाला है कि मॉस्किटो का जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये एक बार बाइट करता है, उसके बाद ये क्या करता है, ह्यूमन को बाइट करेगा। ठीक है, बेसिकली बात करें तो मॉस्किटो जो फीमेल एनाफोलिस है, ये प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं अपने बॉडी के अंदर, ताकि वो कुछ स्टेजेस में क्या कर पाए, अपने आप को डेवलपमेंटल स्टेज बना पाए। उसके बाद यही जब मॉस्किटो जाके किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, तो उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, ये सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन लिवर के अंदर अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उनके एरिथ्रोसाइट्स में क्या करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉजेज बात करें तो मलेरिया की क्या क्या आपको कॉज होंगे, तो साइक्लिक फीवर होगा आपको, सडन शिवरिंग, अचानक से आपको शिवरिंग स्टार्ट होगी, वोमिटिंग जैसा प्रॉब्लम, उल्टी होना स्टार्ट होगा, एथरेल्जिया मतलब बेसिकली आपको जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएंगे, हीमोग्लोबिनेरिया मतलब क्या होगा कि आपका जो यूरिन होगा उसके अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन जो पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, वो क्या होता है, सीक्रेट आउट होता है यूरिन में, तो हम इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है। हेपेटोमेगाली बेसिकली आपकी लिवर वगैरह में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, वो आपके सिम्टम्स में कॉज होते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें आपको माइक्रोस्कोपिक ब्लड स्मीयर करते हैं। बेसिकली ब्लड लेके उसको क्या करते हैं, स्मीयर आउट करते हैं, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक भी किया जा सकता है मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। इसका मतलब क्या होने वाला है कि हम क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन ब्लड लेते हैं, उसके डीएनए के मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एम्प्लीफिकेशन टेक्निक में हम बहुत हाई अमाउंट में डीएनए का कंटेंट बनाते हैं पीसीआर मशीन के थ्रू, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे अलग टाइप के डीएनए बनना चालू किया, कुछ ऐसे टाइप के सीक्वेंस जो कि ह्यूमन के नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, किसी अदर प्रोटिस्ट, किसी अदर माइक्रोब्स के हिसाब से। ठीक है। तो ये ट्रेसेस के फॉर्म में पाए जाने वाले हैं। आगे बात करें, अगर आपको मलेरिया को ठीक करना तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एसीटीएस। ठीक है। एटोमिसिन के बेस अलग अलग कॉम्बिनेशन, मतलब क्या इसके अंदर अलग अलग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन बना के क्या करते हैं, मलेरिया को बोल सकते हैं एलिमिनेट करते हैं। जैसे अगर बात करें, कुछ ड्रग्स के नाम है, एटिसोनेट है, सल्फाडॉक्सिन है, पायरामिथामाइन है, क्वानिन है, ये सब टाइप के आप ड्रग्स को क्या करते हो, मिक्सअप करके आप इसको कॉम्बिनेशन की तरह यूज करते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या होगा, अगर आपको मलेरिया से बचना है, एट देन आपको एक मॉस्किटो क्या कर रहा है, ये सब चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो आप ऐसे क्या करो, मॉस्किटो का नेट लगाना चालू करो सोते होते टाइम पे। मॉस्किटो के रेपेलेंट क्रीम आते हैं, जिसके से मॉस्किटो दूर रहता है, वो लगाओ। ठीक है। मॉस्किटो उगने ही मत दो, मतलब क्या, मॉस्किटो बनने मत दो। तो ड्रेनिंग स्टेंजेंट वाटर मतलब क्या, कहीं भी अगर रुका हुआ पानी तो उसको आप क्या करोगे, ड्रेन आउट कर दोगे। ठीक है। अब ये सब तरीका हो गया। दूसरा, आप बायो कंट्रोल तरीका भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई एक ऐसा एनिमल जो उस एनिमल को ही मार दे। ठीक है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मॉस्किटो के जो बहुत सारे छोटे छोटे एग होते हैं, लार्वा स्टेज होते हैं, ठीक है, उसको हम मार देते हैं गैम्ब्यूसा फिश से। मतलब क्या है कि ज्यादातर जो भी मॉस्किटो वगैरह होता है, वो अपना एग कहाँ ले करता है, पानी के अंदर, जहाँ रुका हुआ पानी है।
तो उस जगह पे गैम्ब्यूसा फिश को हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे से गैम्ब्यूसा फिश क्या करती है ना, उस एग को ही क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। तो एग खत्म हो गया तो मॉस्किटो का आने का चांसेस कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज जिसका नाम है एमीबियोसिस। एमीबियोसिस में बात करें तो इसमें भी हमारे पास सेम प्रोटिस्ट है, लेकिन इसके अंदर नाम अलग है, जिसका नाम है एंड अमीबा हिस्टोलेटिका। ठीक है, ये एक हमारे प्रोटिस्ट का नाम है जो कॉज करेगा आपको एमीबियोसिस को। इसके अंदर कोई वेक्टर वगैरह नहीं है। एमीबियोसिस बेसिकली आपके पेट के अंदर डाइजेशन को प्रॉब्लम करता है, डायरिया वगैरह कॉज करता है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। बेसिकली मतलब क्या होने वाला है, फीको मतलब फीकस होता है बेसिकली जो एक्सक्रीटेड वेस्ट होता है हमारा। तो उसके बाद अगर किसी ने हाथ धोया हुआ नहीं, उसी हाथ से अगर उसने उठा के खाना खा लिया तो फीकस हो गया एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, वॉश आउट हो गया। लेकिन उसी हाथ से फिर क्या किया हमने, कोई फूड को खा लिया, तो मे बी क्या हो सकता है कि हमारे फीकस में उसके लार्वा हो सकते थे, किसके, अपने एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के, जिसकी वजह से वो खाना क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जाने वाला है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, ये कंटामिनेटेड फूड हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगा और आपके इंटेस्टाइन में छोटे छोटे वर्म्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोटिस्ट वाले, जिसकी वजह से क्या क्या कॉज होगा, आपको सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, डायरिया का प्रॉब्लम होगा, फ्लैटुलेंस का प्रॉब्लम होगा, मतलब गैस का प्रॉब्लम आ जाएगा, हेपेटोमेगेली मतलब क्या कि आपके लिवर में सूजन हो सकता है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो जो भी आपका स्टूल सैंपल है, मतलब जो भी आपका फीकल मैटर, जो भी आपका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, उसका आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक सैंपल क्या कर सकते हो, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो। ठीक है, ये एक आपका आ सकता है डायग्नोसिस में। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, दो ही टाइप का ड्रग्स यूज कर सकते हो, मेट्रोनाइजोडोल का है और टिनिडाजोल का है। ये दो आपको ड्रग्स के नाम दिए जो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो इससे एमीबियोसिस को। सॉरी, आगे बात करते हैं प्रिवेंशन को लेके, तो आप क्लीन फूड या वाटर को इनटेक करो, बिकॉज एट देन कंटामिनेटेड फूड से आने वाली चीज़ है। प्रॉपर सैनिटेशन आप वगैरह करो, जिसके से क्या होगा, आपका आजू बाजू में बेसिकली प्रोटिस्ट का बोल सकते हैं ग्रोथ कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्कैरिसिस की। थर्ड डिजीज है आपके बॉडी का ये बेसिकली होता है राउंड वर्म के से। राउंड वर्म बेसिकली फाइलम होते हैं हमारे एस्केलमिंथस के, जिसके अंदर एक आपको नाम दिया है कॉजेटिव एजेंट का, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, ये उसका पूरा नाम है अच्छा खासा। इसके अंदर कोई वेक्टर नहीं है, कोई इसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आपके कंटामिनेटेड विद द फूड। ठीक है, कोई फूड वगैरह में कंटामिनेट हो गया, क्या कंटामिनेट होता है फूड में, कि जो वो वर्म होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस का जो एग होता है ना, वो आपके फूड में रह जाता है। ठीक है, कभी साफ सफाई मेंटेन नहीं है, वही फिकोरल रूट का प्रॉब्लम है, तो उसके एग्स क्या हो सकते हैं, आपके फूड के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, और बाद में वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो क्या होगा, एग हैच आउट होगा और छोटे छोटे एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस बनेंगे लार्वल स्टेजेस के, और वो आपके इंटेस्टाइन के थ्रू होते हुए पूरा आपका कंटिन्यू अब्जॉर्प्शन करते रहेंगे, एक हिसाब से एंडोपैरासाइटिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ होस्ट, मतलब क्या आप इसके होस्ट बन जाते हो, और ये आपका क्या बन जाता है, बोल सकते हैं खून चूसने वाला, न्यूट्रिशन चूसने वाला, एक बोल सकते हैं आपका ये एस्कैरिसिस का प्रॉब्लम जो राउंड वर्म में देखा जाए, राउंड वर्म के वजह से होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन वगैरह में, तो मतलब आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में डिस्कम्फर्टनेस मिलेगी। ठीक है, इवन आपको वॉमिटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगी, इवन यहाँ तक कि आप जो आपका स्टूल सैंपल है उसके अंदर आपको लाइव वर्म्स भी मिलेंगे, मतलब इसके छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वही आपको लिख के दिया कि लाइव वर्म्स मिलेंगे आपके स्टूल के अंदर। ठीक है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम में तो चल रहा है, लेकिन अगर आप जब फूड इंटेक करते हो तो अगर वो आपके लंग्स एरिया में चला गया तो आपको न्यूमोनाइटिस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये आपके लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ईसिनोफिलिया, ये आपका एक ऐसा टाइप का सेल होता है बॉडी के अंदर जो आपके इन्फेक्शन कॉज होने पे एक्टिवेट होता है, तो ये बहुत हाई अमाउंट में एक्टिवेट होना चालू हो जाते हैं, जिसके से ईसिनोफिलिया जैसे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, इसमें भी सेम आप क्या करोगे, आपके कंटामिनेटेड फूड में है तो आप स्टूल का सैंपल क्या कर लो, टेस्ट इट आउट कर लो। ठीक है, ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हो कि एक टाइप का वर्म है, हेलमेंथ है। ठीक है, तो आप एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स दे सकते हो, जैसे कि पेपराइजिन दे सकते हो, और मेबेंजाडोल दे सकते हो, लेवेमिसोल दे सकते हो। ये सब टाइप के क्या हो गए, ट्रीटमेंट हो गए जो कि ड्रग्स के तौर पे आप यूज कर सकते हो। अब अगर प्रिवेंशन की बात करते हो तो प्रिवेंशन में आपको क्लीन फूड, वाटर, ये सब चीज़ का इंटेक करना चाहिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। आगे बात करें तो प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह रखनी चाहिए ताकि कोई भी फूड कंटामिनेटेड ना हो पाए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे 3 डिजीजेस थे। इसके बाद हम देखते हैं डिजीज में, जिसमें सबसे पहले इधर नाम दिया फिलेरेसिस, या उसी को हम एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। आपने सुना रहेगा हाथी का पैर जैसा हो जाता है, तो वो एलिफेंटेसिस का प्रॉब्लम है। इसके पॉजिटिव एजेंट मतलब फिलेरेसिस कॉज करने वाला या एलिफेंटेसिस कॉज करने वाला कौन है, तो ये कुछ टाइप के निमेटोड होते हैं, जैसे कि वेचुरिया ब्रैंकोफ्टा एक नाम दिया आपको। ठीक है, बेरिगिया मलाई नाम दिया है, बेरिगिया तिमोरी नाम दिया है। ऐसे 3 टाइप के पॉजिटिव एजेंट है। इनका वेक्टर होता है मॉस्किटो में क्यूरिक्स भी लेके जा सकता है, एडिस भी लेके जा सकता है, यहाँ तक कि एनोफेलिस भी कभी कभी लेके जाता है। ठीक है, लेकिन मेन इनका जो होगा बोल सकते हैं वेक्टर, वो होता है कभी भी क्यूलिक्स। ठीक है, यहाँ पे कौन रहेगा मेन, हमेशा कभी भी क्यूलिक्स रहेगा। क्यूलिक्स मॉस्किटो कभी भी क्या करेगा, इसको उठाएगा और लेके जाएगा ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट करेगा।
ठीक है, ये जाके ह्यूमन के लिम्फेटिक सिस्टम में जो आपका निमेटोड है वो जाके सिचुएट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, स्टे करता है। ये आपके ऑर्गन और ब्लड वेसल्स के बीच का गैप होता है, एक ऐसा लिम्फेटिक फ्लूइड वाला एरिया होता है जहाँ पे आपके ब्लड का न्यूट्रिएंट किसमें ट्रांसफर होता है, आपके सेल्स के अंदर। लेकिन प्रॉब्लमेटिक ये होने लगता है कि इसी जो फ्लूइड वाले एरिया है इसके अंदर इतने सारे निमेटोड हो जाते हैं ना कि यहाँ पे फ्लूइड का क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि जो स्किन का एरिया है, स्किन के अंडर वाला एरिया, वो पूरा सूज जाता है, बड़ा सा हो जाता है, जिसके से हम बोलते हैं कि हाथी के पैर जैसा हो गया। ठीक है, फ्लूइड का कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो आगे इसमें सिम्टम्स में आप क्या पढ़ोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आने वाला होता है, किसी को एडेमा का। एडेमा मतलब क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है आपके लिम्स वगैरह में, ठीक है, जिसको हम एलिफेंट्स का बोल सकते हैं लिम्स है। ओके, इवन यहाँ तक कि हाइड्रोसिल का भी प्रॉब्लम आता है। ओके, हाइड्रोसिल बेसिकली क्या होता है आपका कि एक्यूमुलेशन हो जाता है फूड और टेस्ट, मतलब बेसिकली एक्यूमुलेशन आ जाता है किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें मेन एक सिम्टम्स आ गया। आप इसमें डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो इसमें आप स्टूल का सैंपल का भी कर सकते हो। ठीक है, स्टूल सैंपल बेसिकली इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन नहीं लेते हम, ज़्यादातर लेते हैं कि हम इसमें ब्लड सैंपल का कर सकते हैं। ठीक है, स्टूल सैंपल बहुत रेयरली करते हैं। अगर इसमें बात करें तो मेन क्या रहेगा आपका, ब्लड सैंपल मेन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्लड सैंपल आप लो, उसको टेस्टिंग करो, जिसके से आपको पता चल पाए कि आपके लिम्फेटिक सिस्टम में कितना क्या है। यहाँ तक क्या बोल सकते हैं कि जो लिम्फ फ्लूइड है उसको अभी आप टेस्ट कर सकते हो कि इसके अंदर आपके निमेटोड्स प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, आगे बात करें तो ट्रीटमेंट में आप कौन सा ड्रग्स यूज कर सकते हो, डाइथाइल कार्बामेज़ाइन सिट्रेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक दिन में 2 बार यूज किया जाता है 3 हफ्ते तक का। ठीक है, 3 हफ्ते तक का मतलब क्या हो गया, मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं, उसमें 3 हफ्ते में कितना यूज करेंगे, दिन में 2 बार। लेकिन जैसे जैसे इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, डोसेस कंप्लीट होते जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 महीने में 5 दिन यूज करना होता है फिर। ठीक है, तो इसका अलग अलग हिसाब से क्या होता है, बोल सकते हैं ट्रीटमेंट चलता है। ये इवन फिजिशियन भी अलग हिसाब से डिनोट करते हैं किसका कितना बड़ा सीवियर प्रॉब्लम, उस हिसाब से डोसेज बदलते हैं। प्रिवेंशन आप क्या करोगे, एट द मॉस्किटो काटने वाले तो मॉस्किटो नेट लगा लो, या तो रेपेलेंट्स के क्रीम लगा के बचो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर टाइफाइड। टाइफाइड भी बेसिकली कैसा होता है, इसके अंदर एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक टाइप का बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो सेल वॉल होगा वो थोड़ा कम होता है। इसका मेन ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया का नाम कौन सा है, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंटली आ सकता है, एमसीक्यू तौर पर, एमसीक्यू के फॉर्म में भी। तो सैल्मोनेला टाइफी एक टाइफाइड कॉज करने वाला क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, जिसका वेक्टर कोई नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ही कहाँ होता है, बेसिकली ये बॉर्न कहाँ होता है, पहली बात जो है सैल्मोनेला टाइफी है तो फूड या वाटर ऐसी जगह पे ज्यादातर बॉर्न होते हैं, इसलिए बोला गया फूड या वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं ये टाइप के। ठीक है, इसके अंदर ये कंटामिनेटेड एक हिसाब से बना रहता है, जिसके से आप कोई भी ऐसा फूड या वाटर इनटेक कर लो जो कि कंटामिनेटेड है सैल्मोनेला टाइफी से, तो आपको टाइफाइड का प्रॉब्लम आता है। इवन ये कभी कभी किसी इंसेक्ट के थ्रू भी क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बिकॉज इंसेक्ट क्यों होगा, अगर कोई मक्खी आके उस फूड पे बैठी, अगर उसके ऊपर वो बोल सकते हैं अगर बैक्टीरिया आ गया तो किसी और के ऊपर भी जाके बैठ सकते हैं खाने पे, तो ऐसा कंटिन्यू ये ट्रांसपोर्ट होते रहता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे आपको, काफी टाइम तक प्रोलॉन्ग फीवर्स रहेंगे। ठीक है, आपको चक्कर आएगा, नॉइजिया जैसा, थकावट, फैटीग जैसा प्रॉब्लम, हेडेक, सर दर्द रहेगा, एनोरेक्सिया मतलब आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपका खाने पीने का जो भूख होता है वो पूरा मर जाता है। ठीक है, डायरिया का भी प्रॉब्लम आएगा, एब्डोमिनल पेन आएगा, तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप टेस्ट करते हो विडाल टेस्ट का। विडाल टेस्ट बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप सैल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया होता है एंटीजन उसको डालते हो, उससे हम विडाल टेस्ट करते हैं। जिसके अंदर ह्यूमन का क्या करते हैं, ब्लड को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसके सीरम को अलग करके फिर उसमें चेकिंग करते हैं कि इसके अंदर वो सैल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है या नहीं। ठीक है, अगर आगे बात करें तो ट्रीटमेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सैल्मोनेला टाइफी ने अफेक्ट कर दिया तो आपका गॉल ब्लैडर कभी कभी खराब हो जाता है, तो सर्जिकली रिमूवल करना पड़ जाता है कभी कभी गॉल ब्लैडर का, जब सीवियर केसेस है तब। ठीक है, इवन इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, जैसे कि क्लोरोमाइसिडीन का हो गया। ठीक है, ये आपका एक एंटीबायोटिक ड्रग है आपके लिए। या तो आप क्या कर लो, टाइफाइड को लेके वैक्सीन ले लो। इसमें वैक्सीन 2 टाइप के होने वाले, एक होगा ओरल टाइप, एक होगा इंजेक्टेबल टाइप, मतलब इंजेक्शन के थ्रू। ओरल टाइप का नाम होता है TY21, मतलब टाइफाइड 21A। ठीक है, ये आपको ओरली कैसा होता है, ये एक बोल सकते हैं लिक्विड पिल की तरह होगा जो आपको इनटेक करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रग्स के तौर पे ये भी रहेगा। या दूसरा यूज कर सकते हो टाइफिम VI, जो कि बेसिकली कैसा होता है, ये इंजेक्शन होता है जो वैक्सीन के तौर पे यूज होता है। अब इसमें क्या करोगे, ये भी फूड वगैरह से फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप क्लीन फूड को यूज करोगे, क्लीन वाटर यूज करोगे, और अपना सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर रखोगे ताकि कंटामिनेशन वगैरह कम रहे। ठीक है, निमोनिया बेसिकली आपके लंग्स में कॉज होने वाली चीजें हैं। निमोनिया बेसिकली 2 टाइप से भी हो सकता है, दो नहीं, इसमें बहुत सारे आपके पास वेक्टर होते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करें, वेक्टर नहीं सॉरी, पॉजिटिव एजेंट बहुत सारे होते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, फंगाई भी होता है, लेकिन इसमें हम 2 नाम ध्यान रखते हैं कि एक तो पहला वायरल की वजह से भी हो सकता है और दूसरा बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। वायरल वाले में नाम है पहला इन्फ्लुएंजा, ठीक है, दूसरा नाम है एडिनो, ठीक है, एडिनो वायरस, तो ऐसे करके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, एक्सेट्रा करके उसने दे दिया।
बैक्टीरिया में आपको एक ही नाम दिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो क्या करेगा, आपको निमोनिया कॉज करेगा। नो वेक्टर डायरेक्टली, क्योंकि ये कभी भी समझ लीजिए मुझे अगर हो गया निमोनिया, तो मैंने अगर छींक दिया किसी के ऊपर, कोई वजह से कुछ हो गया, तो क्या होगा, मेरा डायरेक्ट उसको ट्रांसफर हो सकता है। तो इसलिए आपको इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, डायरेक्ट किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, सामने सामने खड़े और छींक दिया गया तो प्रॉब्लम आया, ठीक है। हम अपने क्लोज को शेयर कर रहे हैं, सच एज हैंकरशिप वगैरह अगर शेयर हुआ तो भी प्रॉब्लम है। इवन हमारी स्वेटिंग्स में भी क्या हो सकता है, इसके बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया बेसिकली स्वेट्स वगैरह में ग्रो नहीं होता, लेकिन स्वेट्स के थ्रू ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सिम्टम्स को लेके। तो सिम्टम्स में क्या बोला गया है कि इसके अंदर आपको कफिंग होगा, ठीक है, मतलब खांसी के जो म्यूकस जैसा बाहर आता है वो कफिंग। और वो कफिंग कैसा होता है कि उसके अंदर जो म्यूकस बाहर आता है ना, वो येलो ग्रीनिश होता है, ठीक है, जिसको हम सप्टम बोलते हैं, ठीक है। वो सप्टम क्या होता है, आपके म्यूकस एरिया जो ट्रकिया पाइप है वहां से बाहर आता है। तो बेसिकली इसमें वही बोला है कि येलो ग्रीनिश कलर का सप्टम होता है, जो कि क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है कफ के थ्रू। इवन आपको फीवर भी होंगे कभी कभी, और डिस्पेनिया का प्रॉब्लम होगा, मतलब आपको ब्रीथिंग को लेके प्रॉब्लम होगा। निमोनिया आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, तो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम जाहिर सी बात है होगा। फैटिग होगा, थकावट भी आने वाला है, ओके। डायग्नोसिस आप क्या करोगे, चेस्ट का प्रॉब्लम है तो बेसिकली आप क्या करोगे, चेस्ट का एक्सरे निकालोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके चेस्ट एरिया में कितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इवन आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो, जिसमें आप पता कर लोगे कि आपको ये निमोनिया का प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो बैक्टीरियल निमोनिया को लेके बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट को लेके ड्रग्स प्रेजेंट है, जैसे बेंजाइल पेनिसिलिन है, ठीक है, एम्पिसिलिन है, क्लोरामाफेनोकॉल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, आपको हेल्पफुल होते हैं आपके ट्रीटमेंट के तौर पे। आगे बात करते हो तो उसका प्रिवेंशन बेसिकली क्या होने वाला है कि वैक्सीनेशन कीजिए। इवन और प्रिवेंशन क्या रहेगा कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिए, अवॉइड कीजिए उनसे फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी से शेयरिंग ना करें क्लोज का। तो ये सब भी आपके प्रिवेंशन के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके आखिरी के लास्ट के 3 जो है आपके डिजीज के बारे में दिया है इसके अंदर, जो कि पहला है आपको कॉमन कोल्ड को लेके है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है वायरस ही, बेसिकली वायरल इन्फेक्शन है, जो कौन कॉज करेगा, राइनो वायरस कॉज करेगा और कोरोना वायरस कॉज कर सकता है, ठीक है। इनके वेक्टर कोई नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सेम बाई कॉमन कोल्ड है, मतलब इसमें सर्दी वगैरह जैसा प्रॉब्लम है, मतलब ये काफी ज्यादा हाईली कंटेजियस होता है, मतलब बहुत इजीली लोगों को फैल सकता है। तो इसमें आप डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट कभी किसी से ना बनाए, पहला चीज ये अवॉइड कीजिए। शेयर्ड क्लोथ, मतलब क्या, जो लोग अपने क्लोथ को शेयर करते हैं तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, तो इसको भी अवॉइड कीजिए, ये सब आपका प्रिवेंशन ही हो गया टाइप का। स्वेट, इसमें सेम बात है कि स्वेट वगैरह की वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और भी बहुत रीजन होंगे, ठीक है। सिम्टम्स की बात करते हो तो इसमें क्या होगा, कफ होगा आपको, ठीक है, नाक बहते रहेगी कंटिन्यू, मतलब रनिंग नोज का प्रॉब्लम है, फीवर हो सकता है, और आपको क्या बोला है, कंजक्टाइविटिस, मतलब बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपकी कंजक्टिवा एरिया में, मतलब जो आपकी आंखें उसमें जो कंजक्टिवा का लेयर उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, इन्फेक्शन जैसा कॉज होगा, जिसके से आंखें काफी ज्यादा लाल हो जाएगी, ठीक है। फैटिग का प्रॉब्लम आएगा, थकावट होगी, जनरल सी बात है। और कॉमन कोल्ड के लिए आपको कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आप ये कॉमन कोल्ड आंखों से देख के ही बता सकते हो। तो मतलब आप क्या करोगे, जनरल डायग्नोसिस, मतलब क्या, आप फिजिकल एग्जामिनेशन देख के ही बता दोगे कि इसको कोल्ड है, ठीक है। इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। फीवर आ रहा है तो नॉर्मली फीवर की दवाई देंगे, रनिंग नोज है तो उसके लिए कोई ज़ायराकोल की दवाई दे देंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से मेडिकल एप्लीकेशन यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई एक प्रॉपर ड्रग बनाई गई है क्या कॉमन कोल्ड को ठीक कर पाए, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें क्या करोगे, वही फिजिकल आइसोलेशन कर लो, अगर आपको सर्दी है तो एक ही जगह बैठो, दूसरे लोगों के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट मत बनो, ठीक है। इवन यहाँ तक कि पर्सनल हाइजीन अपना मेंटेन करो, ठीक है। सैनिटाइजेशन रखो, मतलब जब भी आप कुछ किसी से हाथ मिला रहे हो, खाना खाने कुछ भी कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या करो, सैनिटाइज करके रखो अपने आप को। नेक्स्ट सेकंड लास्ट की बात करते हैं, हमारे पास कौन है यहाँ पे, रिंगवॉर्म है, ठीक है। रिंगवॉर्म की बात करते हो तो यहाँ पे आप फंगस की वजह से कॉज होने वाला है। रिंगवॉर्म बेसिकली दाग खुजली जैसा होता है आपको प्रॉब्लम, जो कभी कभी आपके फीट के बिटवीन हो जाता है, आपके बेसिकली डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम, बिकॉज ये आपके स्किन के लेयर के ऊपर कॉज हो रहा होता है, ठीक है। कोई अंदर का प्रॉब्लम तो ज्यादा है नहीं। तो इसमें 2 स्पीशीज के नाम दिए हमको, जो क्या करते हैं, आपको रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम करते हैं। एक तो ट्राइकोफाइटॉन है, दूसरा आपको माइक्रोस्पोरम है। तो बेसिकली ये तो क्या कर सकते हैं, आपको रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम कर सकते हैं। नो वेक्टर, बिकॉज ये भी कंटेजियस होता है, बहुत हाईली लोगों को ट्रांसमिट होता है, इसलिए डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट जब हम बनाते हैं तो हमको रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। शेड क्लोथ करते हैं, स्वेट हो गया किसी से शेड, तो ये सब चीज के प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या रहेगा, बिकॉज आपका स्किन इन्फेक्टेड हो गया तो रिंगवॉर्म का प्रॉब्लम है। आपको रेड कलर के पैचेस स्किन के ऊपर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। खुजली जैसा प्रॉब्लम, मतलब इचीनेस हो सकता है, और ऑन्कोमाइकोसिस का भी प्रॉब्लम आ सकता है। ऑन्कोमाइकोसिस बेसिकली आपके नेल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, ज्यादातर डैमेज हो जाते हैं। इवन आपके इसमें एथलीट फूड का भी प्रॉब्लम आता है, जो कि क्या होता है आपके बिटवीन द टोज, मतलब जो आपके टो और होते हैं फिंगर्स, इनके बीच में भी रिंगवॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसको हम एथलीट फूड बोलते हैं, ओके। ये आप फिजिकल एग्जामिनेशन देख के पता कर सकते हो, बिकॉज ये डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप हाथों के ऊपर या कहीं पे भी जो आपको कॉज हुआ रिंगवॉर्म, वो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट आप क्या यूज करोगे, इसके अंदर 3 टाइप के आपको ड्रग्स के नाम दिए, नाइस्ट्रेटिन,
फ्यूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, ये आपके 3 टाइप के ड्रग्स हो गए जो बेसिकली आप यूज कर सकते हो आपके ट्रीटमेंट पर्पज के लिए रिंगवर्म को। अब आपको प्रिवेंशन क्या करना है, अवॉइड करो क्लोज कॉन्टैक्ट, अपने क्लोज को शेयर मत करो, और अगर क्लोज शेयर हो गए गलती से तो आप उसको किससे वॉश करोगे, फंगिसिडल सोप से। सिडल बेसिकली वर्ड यूज होता है किल, मतलब क्या, फंगस को किल करने वाला साबुन, ऐसा कुछ यूज कीजिए। ठीक है, लास्ट बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास है डेंगू का, जो कि बेसिकली ये भी वायरस की वजह से कॉज होने वाला है। अब इसको ट्रांसमिट करने वाले जो मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। ठीक है, जैसे आपके ऊपर क्यूलेक्स है, एडिस था, एनोफिलिस था, वैसे यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटो जो क्या करेंगे, सेम उठाएंगे वायरस को अपनी बॉडी में, कुछ स्टेजेस तक उसको डेवलपमेंटल में जाने देंगे, उसके बाद अपने सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू किसी और को बाइट करके इंजेक्ट करके ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एडिस मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में उस वायरस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा ब्लड वेसल्स में क्या करेंगे, बाइट करेंगे तो वहीं छोड़ने वाले। ठीक है, सिम्टम्स क्या हो सकता है इसका, कि आपको फीवर वगैरह कॉज होगा, आपको फटीग का प्रॉब्लम, थकावट वगैरह होगा, इवन आपका जो प्लेटलेट लेवल होगा वो काफी क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाता है, प्लेटलेट लेवल बहुत कम होता है। ठीक है, बिकॉज आपका जो बोन मैरो होता है जिसके अंदर मेगा कैरियोसाइट्स के कुछ सेल होते हैं, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल से हो गया, मेगा कैरियोसाइट्स के सेल होते हैं वो प्लेटलेट में टूट रहे होते हैं, उनके मेगा कैरियोसाइट्स के टूट के प्लेटलेट बनने के प्रोसेस को रोका जाता है, किस मदद से, फीमेल जो आपका ये जो वायरस इन्होंने ट्रांसमिट किया उसको वो रोक देता है, जिसके से प्लेटलेट लेवल कंटिन्यू क्या हो रहा होता है, आपके बॉडी के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप ब्लड टेस्टिंग कर सकते हो, बिकॉज आपके ब्लड में ट्रैवल कर रहे हैं, और आरटीपीसीआर कर सकते हो। आरटीपीसीआर बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का टेक्निक है, बहुत ज्यादा यूज किया गया था कोरोना वायरस के टाइम पे भी, बिकॉज वायरस एक टाइप का कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म में होगा। अगर मैं कुछ तरीके से उसका क्या करूँ, डबल स्टैंडर्ड कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कुछ ऐसे सीक्वेंस में यूज कर रहा हूँ, या अगर मुझे नोन है क्या भाई जो वायरस है ये वाला, इसका मेरे को नोन है सीक्वेंस, तो मैं ऐसे सीक्वेंस डालूंगा जो इसके डीएनए आरएनए से बाइंड हो जाए, तो मुझे पता चल जाए कुछ ऐसा यूनिक सीक्वेंस जो आपकी बॉडी में मिल रहा है अदर देन आपकी बॉडी के सीक्वेंस से, तो उसको मैं ये कंसिडर कर दूंगा आरटीपीसीआर में कि हाँ इसके अंदर कोई ना कोई तो टाइप का वाला वायरस है। ठीक है, इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, जैसे कोरोना वायरस का भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, वैसे यहाँ पे बात हो रही है, बिकॉज इसके अंदर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने देंगे, थकावट के लिए थोड़े विटामिन दे देंगे, प्लेटलेट काउंट के लिए आपको कुछ अलग दवाइयाँ दे देंगे, तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, आपको बस इसके अंदर अलग अलग दवाइयों से आपका चीजें बढ़ाई जाती है। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो अब ये भाई मॉस्किटो को लेके तो सेम ही बात लिखना कि मॉस्किटो का नेट लगा लो, बच जाएंगे। दूसरा आपके रेपेलेंट्स की क्रीम से मदद हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होता है आपका मॉस्किटो वगैरह आपकी बॉडी के पास आते नहीं। ठीक है, तो होप्स आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ये 12th स्टैंडर्ड के लिए एकदम इजी टॉपिक में डिजीज का पूरा ओवरऑल कवर है। आप 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड सॉरी 12th स्टैंडर्ड के आप इतना ही प्रिपेयर कीजिए, आपके लिए बहुत है, इनफ है। ठीक है, होप सो, थैंक यू सो मच। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको जो भी आपकी क्वेरीज हो कुछ भी रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।